हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ रैंकर्स पे। तो ये हम लोग नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो बीपीएससी का जीएस पॉइंटर बुक है वो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। फर्स्ट है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? तो यह है नर्मदा घाटी से। ठीक है, यह 66 बीपीएससी में पूछा गया है। जो इस बार का ट्रेंड रहा है जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछने का, वो बहुत ज़्यादा देखा गया है, तो इसे देखकर ही ये बुक लाया गया है और आपको इस चैनल पे करवाया जा रहा है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो यह नर्मदा घाटी से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? मेहरगढ़ से। कैल्कोलिथिक युग किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो यह होता था लाल रंग का। हड़प्पा में बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? तो यह होता था लाल रंग का। इस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत का निशान मिला है। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो यह मिलता है कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। राजस्थान में, और इस कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। लोथल, कालीबंगा, डाबरकोटा और राखीगढ़ी, यह में से हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो गुजरात में स्थित है लोथल। ठीक है, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में। ठीक है, याद रखना है, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में और राखीगढ़ी हरियाणा में। सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर कौन सा था? तो यह है लोथल। पतन यानी कि पोर्ट था, पोर्ट था, और यहाँ से व्यापार होने का साक्ष्य भी मिलता है। बटखारा जिसे बोलते हैं। ठीक है, बटखारा यानी कि वजन मापने का जो वस्तु है वो मिला है लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पक्की ईंट से बनी इमारत मिली है कला और वास्तुकला यहाँ का विशेषता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंट से बना इमारत, कला एवं वास्तुकला। नेक्स्ट है, इस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। कहाँ से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है बनवाली और कालीबंगा से। ठीक है, हल्का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बनवाली और कालीबंगा से। हाथी, बैल, घोड़ा, वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग को नहीं पता था, तो इनमें सभी के बारे में पता था। हाथी के बारे में, बैल और घोड़ा के बारे में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। कौन नहीं थे? तो हड़प्पा से याद रखना है रखालदास बनर्जी, और मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से याद रखना है दयाराम साहनी का। ठीक है, हड़प्पा से याद रखना है दयाराम साहनी का, और मोहनजोदड़ो से रखालदास बनर्जी का। नेक्स्ट है, सही सुमेलित करना है। उतनूर कहाँ है? तो यह है तेलंगाना में। चिरांद है बिहार में। गुफकराल है कश्मीर में, और पियमपल्ली है तमिलनाडु में। भीमबेटका स्थल कहाँ है? तो यह रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। ठीक है, भीमबेटका शिलाश्रय के लिए फेमस है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की एक रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा है? तो लगभग 900 वर्ष। ठीक है, लगभग 900 वर्ष बारिश का न होना, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुई। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता था? तो वो था मगध का क्षेत्र। ठीक है, 16 महाजनपद में सबसे प्रमुख महाजनपद था मगध। ठीक है, नेक्स्ट है वैदिक काल। वैदिक काल से देखिए क्या क्या है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है किस देवता को? ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल है सोम को, देवता सोम को, और इस पे पर नामांकित देवता को। ठीक है, 9वां मंडल। अगर बात किया जाएगा तीसरा मंडल, तो तीसरा मंडल में सूर्य उपासना का वर्णन किया गया है। गायत्री मंत्र का वर्णन है। ठीक है, गायत्री मंत्र का वर्णन है जो सूर्य को समर्पित है। बोगज कोई महत्वपूर्ण क्यों है? बोगज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक सभ्यता का नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, बोगज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ के अभिलेखों में वैदिक देवताओं के नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, वैदिक देवताओं के नाम का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो यह परुसनी नदी के तट पर लड़ा गया था। 10 राजाओं के बीच युद्ध यह परुसनी नदी के तट पर लड़ा गया था। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद के तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। नेक्स्ट है, इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई। अछूत की अवधारणा किस काल में स्पष्ट होती है? तो यह होता है धर्मशास्त्र के समय में। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था लगभग 3000 साल पहले। ठीक है, लौह युगीन सभ्यता लगभग 3000 साल पहले प्रारंभ हुई थी। सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से? तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। नेक्स्ट है, बोध ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किन्हें? तो गौतम बुद्ध को।
बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? तो ये दिए थे सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे महाकश्यप। याद रखना है चारों का आयोजन स्थल, चारों के किसके समय में और किनके अध्यक्षता में, याद रखना है। प्रथम हुआ था महाकश्यप की अध्यक्षता में सारनाथ में, ठीक है। प्रथम उपदेश दिए थे। प्रथम महासभा आयोजित हुआ था कहाँ? तो यह हुआ था राजगृह में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई? राजगृह में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी कहाँ? तो कश्मीर में। एकमात्र जो बिहार में नहीं हुआ था वो था कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा का आयोजन कश्मीर में किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति था, ठीक है, कनिष्क के समय में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर हुई थी? तो यह हुआ था पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। स्तूप, चैत्य और विहार का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं एवं उनसे संबंध 4 स्थानों का उल्लेख है। जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में, निधन कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था लुम्बिनी में। और कौन सा अभिलेख से हमें प्राप्त होता है? तो किस अभिलेख से हमें प्राप्त होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? आपको कमेंट करके बतलाना है। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था किसके द्वारा? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया गया। बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके कारण। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने किस वंश की पीढ़ी का है? तो यह अपने 5वें पीढ़ी का है, 5th पीढ़ी का। त्रिपिटक किस धर्म का है? तो यह है बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक यह बौद्ध धर्म का है। अगर वही पूछा जाता त्रिरत्न तो यह है जैन धर्म का। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है राजगीर में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला स्तूप विश्व शांति स्तूप स्थित है राजगीर में। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किसके समय, किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के समय में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के समय में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है किसके समय में? तो गुप्त काल में, कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा। याद रखना है कुमार गुप्त प्रथम के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसे यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी सम्मिलित किया गया 2016 में, ठीक है। गुप्त काल में कुमार गुप्त प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था एवं बख्तियार खिलजी द्वारा इसे नष्ट किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध है इसलिए तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा निर्माण किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय संस्थापक हैं धर्मपाल। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कथन असत्य है, क्या गलत है? तो यह बिहार के वर्तमान बांका जिला में नहीं, विक्रमशिला भागलपुर में है, ठीक है। इसकी स्थापना पाल वंश के गोपाल नहीं बल्कि धर्मपाल के द्वारा किया गया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। 12वीं सदी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। महाविहार के राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। नव नालंदा महाविहार किस लिए फेमस है? तो यह फेमस है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नव नालंदा महाविहार फेमस है। बोधिसत्व पद्मपानी की पेंटिंग स्थित है कहाँ? तो यह स्थित है अजंता में। बोधिसत्व पद्मपानी की पेंटिंग स्थित है अजंता में। अजंता एलोरा की गुफा। वह बात जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान है तो आत्मदमन समान नहीं है। क्या समान नहीं है? तो आत्मदमन समान नहीं है। बौद्ध धर्म में आत्मदमन नहीं होता है, वही जैन धर्म में आत्मदमन की बात की गई है। नेक्स्ट है जैन धर्म। जैन धर्म से क्या पूछा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म तो कुंडग्राम में। महावीर का जन्म तो लुम्बिनी में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी की मोक्ष स्थान कहाँ है? तो यह है पावापुरी, ठीक है। पावापुरी में मोक्ष में प्राप्ति हुई थी। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो यह है पावापुरी। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान या कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया, वह है जाम्भिक ग्राम, ठीक है। महात्मा बुद्ध को बोधगया में और महावीर को जाम्भिक ग्राम में त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सटीक आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है किससे? तो यह है जैन धर्म से। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उप पूर्व किससे संबंधित, किससे सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इनमें सबसे पूर्व जैन कालिक ग्रंथ है वो है 14 पूर्व, ठीक है। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उप पूर्व ये सभी पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। इसमें सबसे प्राचीन कौन है? तो वो है 14 पूर्व। नेक्स्ट है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो उनका दामाद जामिल, ठीक है, उनका दामाद जामिल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं मखली गोसाल। नेक्स्ट है बराबर की गुफा का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया था? तो आजीवक ने किया था। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय के रूप में किसने किया था? तो आजीवकों ने किया था। भागवत संप्रदाय में
के विकास में किनका दिन अत्यधिक था, तो वो था गुप्तों का। भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे अधिक जो योगदान था वो था गुप्त वंश का। 6ठी शताब्दी में की राजनीतिक दशा देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी की राजनीतिक दशा। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क में किसने पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाया था, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्रा को अपना राजधानी बनाया। इस राजा ने पाटलिपुत्रा को बचाया था, तो पाटलिपुत्रा को बचाया था अजातशत्रु। सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा को राजधानी के रूप में चयन किया गया था किसके द्वारा, तो उदाइन के द्वारा। उदाइन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा को राजधानी के रूप में चयन किया था। नेक्स्ट है प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो सबसे प्राचीन राजधानी थी वो था राजगृह, उसके पूर्व था गृभराज नाम, उसके बाद हुआ राजगृह, उसके बाद हुआ पटना पाटलिपुत्र। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ, तो यह था 6ठी ईस्वी पूर्व 6ठी BC में, 6th BC में इसका उत्कर्ष होता है। 6th BC में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया था किसके द्वारा, तो लिच्छवी के द्वारा किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली गणतंत्र की स्थापना लिच्छवी नरेश के द्वारा किया गया था। ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था थी कहाँ, तो यह था वैशाली में लिच्छवी शासकों के द्वारा। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है कहाँ, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में। ठीक है, 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में। मगध की राजधानी था गिरिब्राज या राजगृह। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्राज राजगृह। नेक्स्ट है महाजनपद एवं राजधानियाँ। मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर, अंग का चंपा, गंधार का तक्षशिला, वत्स का राजधानी है वो है कौशाम्बी। नेक्स्ट है चंड राजा कहाँ के थे, तो ये राजा थे अवंती के। चंड राजा थे अवंती के। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो वो था चंपा। अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, तो यह था हर्यक वंश। अजातशत्रु के वंश का नाम था क्या, हर्यक वंश। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था, तो वो था मौर्य वंश। नंद वंश याद रखना है, हसीन मशुक शाह। तो नंद वंश के बाद कौन आएगा, माँ यानी कि मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, तो वो था जीवक। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, तो जीवक था। ठीक है, मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था वो कौन सा था, तो वो था घनानंद। मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे कौन, तो व्यापारी, बौद्ध साधु एवं प्रशासक। ठीक है, मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे व्यापारी, बौद्ध साधु और प्रशासक। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य। भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी, तो यह था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य के रूप में। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य के रूप में। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है, तो विशाखदत्त के द्वारा वर्णन किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य का। सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसके द्वारा की गई है, यानी कि वर्णन है सेंट्रोकोटस के रूप में और इसे ही चंद्रगुप्त मौर्य कहा गया है। यह कहा है विलियम जोन्स ने। ठीक है, सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किया है विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, तो अर्थशास्त्र का संबंध है विदेश नीति, शासन काल के सिद्धांत एवं अभ्यास से। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। विदेश नीति से, शासन काल के सिद्धांत से। याद रखना है अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, नीति शास्त्र है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस पहलू पर प्रकाश डाला है क्या, तो राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाली गई है। राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाली है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र लेखक है विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया है अर्थशास्त्र और यहाँ पे सबसे अधिक वर्णन किए हैं विशाखदत्त ही। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल किस चीज़ का बना था, तो वो बना था लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय की वो था चंद्रगुप्त। दक्कन विजय किए थे कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम तक था, यह था रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। ठीक है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम तक था, तो यह है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, वह कौन सा क्षेत्र था, तो वो था श्रीलंका। जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था वो था श्रीलंका। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो यह किया गया था पाटलिपुत्र में किया गया था। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी, तो वो था प्राकृत भाषा। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, तो वो है प्राकृत भाषा। यह महाजनपद अब भारत का हिस्सा नहीं है, तो यह है गंधार। यह वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र में आता है। अशोक की नीति के आर्थिक परिणाम के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य पर विश्वास किया कौन, तो रोमिला थापर ने।
अशोक की नीति के आर्थिक परिणाम के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांश उचित था। इस तथ्य पर विश्वास किया था कौन? तो रोमिला थापर, लेखक हैं रोमिला थापर। नेक्स्ट है, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो 15 वर्ष की आयु में। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो 15 वर्ष की आयु में। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। प्राचीन भारत की लिपि दाहिने से बाईं की ओर लिखा जाता था। दाहिने से बाईं ओर लिखा जाता था कौन सा लिपि? तो वो था खरोष्ठी लिपि। प्राचीन भारत की वह लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी वो था खरोष्ठी लिपि। अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो प्रियदर्शी के नाम से। अशोक अपना जो अभिलेख लिखवाता है किस लिपि में? तो वो है प्राकृत लिपि, प्राकृत भाषा में। ठीक है। नेक्स्ट है, अशोक के समय हुई बौद्ध संगीति कौन सी थी? तो अशोक के समय तीसरा बौद्ध संगीति होता है। अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीति होती है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वह है भाब्रू स्तंभ लेख में। भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? कलिंग विजय का वर्णन किया गया है अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में। ठीक है, अशोक के कलिंग विजय का वर्णन किया गया है अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? तो शांति एवं अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता। शांति, अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता। मेगास्थनीज राजदूत था किसका? तो सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज राजदूत है किसका? तो यह है सेल्यूकस निकेटर का। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है किस पुस्तक में? तो मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक है इंडिका, उसमें मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन किया गया है। ठीक है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा है? तो 7 श्रेणियों में बांटा है। वह स्रोत जिसे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन होता है वह बुक है इंडिका। वह स्रोत जिससे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन होता है वह है बुक इंडिका, जो लिखा गया है मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम है वो है इंडिका। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो कौन सा है? वो है तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र वो है तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो वो था बृहद्रथ। अब देखते हैं मौर्य उत्तर काल, मौर्यों के बाद का समय। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धि वर्णित है? तो वह है जूनागढ़ अभिलेख में। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धि वर्णन की गई है? तो यह है जूनागढ़ अभिलेख में। नेक्स्ट है, 2री शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसके द्वारा किया गया था? तो यह कराया गया था रुद्रदामन के द्वारा। 2री शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील का जो एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत करवाया गया था रुद्रदामन के द्वारा। पुष्यमित्र शुंग, मिनांडर, विम कडफेसिस और गात्मीपुत्र सतकर्णी किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करवाया था? वो था विम कडफेसियस। व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करवाया था वो है विम कडफेसियस। शुंग वंश के बाद भारत पर किस वंश ने शासन किया? तो वो है कन्ना वंश। कला की गंधार शैली फैली फूली किसके समय में? तो कुषाण के समय में। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? तो हाथी गुफा अभिलेख से। हाथी गुफा अभिलेख से संबंधित है कलिंग नरेश खारवेल। नेक्स्ट है, दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल और विस्क राजा में जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था किसका? तो कलिंग नरेश खारवेल का। ठीक है, जैन धर्म के प्रति झुकाव था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है किससे? तो महामेघ वाहन वंश से। ठीक है, महामेघ वाहन वंश से। टेसियस, प्लिनी, टॉलमी और स्ट्रैबो में से पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी किसके द्वारा लिखा गया है? तो इनमें से पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी के लेखक हैं अज्ञात। ठीक है, अज्ञात हैं। पेरिप्लस मॉरिशस इरिथ्रेशियाई या वॉगेज अराउंड द इरिथ्रियन सी एक अनाम ग्रीक बोलने वाला व्यापारी द्वारा प्रथम शताब्दी ईस्वी में लिखी गई है। इसे विल्फ्रेड एच स्कॉप द्वारा पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नाम दिया गया है। ठीक है, गुप्त। अब देखते हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। गुप्त और गुप्तोत्तर काल। नेक्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल से, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो यह कहा गया है समुद्रगुप्त को। प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा गया है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए किस गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजा था? वो था समुद्रगुप्त के पास भेजा था। ठीक है,
चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक हैं मेघवर्मन। मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए किससे अनुमति मांगा था? तो समुद्रगुप्त से। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वो था स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट जिसने हुन को पराजित किया वह है स्कंदगुप्त। प्राचीन चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। प्राचीन प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके समय में भारत का यात्रा करता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। निम्नलिखित में से वह कौन बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो इनमें से वो था ताम्रलिपित बंदरगाह। ठीक है, ताम्रलिपित। इस काल का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, परंतु अन्य बंदरगाह जैसे भड़ौच, कल्याण, काम्बे आदि भी व्यापार के लिए प्रयुक्त होता था। ताम्रलिप्त, भड़ौच, काम्बे। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। सोमलिक, शूद्रक, शौनक और सुश्रुत। ठीक है, सोमलिक, शूद्रक, शौनक और सुश्रुत में गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं कौन? तो ये सुश्रुत भी जाने जाते हैं और शूद्रक भी जाने जाते हैं। सुश्रुत और शूद्रक। नेक्स्ट है आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त। आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और बराहमिहिर में से पहली बार यह व्याख्या की पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय सूर्यास्त होता है। यह सर्वप्रथम किसने बतलाया? तो आर्यभट्ट ने सिद्धांत दिए थे आर्यभट्टियम। ठीक है, आर्यभट्टियम। नगरों का क्रमिक पतन इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो यह है गुप्त काल का। नगरों का क्रमिक पतन किस समय की विशेषता है? तो गुप्त काल का। किस वंश ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो वो था गुप्त वंश। किस शासक वंश ने मंदिर एवं ब्राह्मण को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो वो था गुप्त वंश। इस अभिलेख में विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है। विधवा प्रथा, सती सिस्टम किसमें संबंधित था? तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। भानुगुप्त का एरन अभिलेख से। गुप्त काल में शीशे के सिक्के की बड़ी संख्या जारी की गई है किसके द्वारा? तो सातवाहन शासक के द्वारा। गुप्त काल में शीशे का सिक्का जारी किया गया था सातवाहन शासक के द्वारा। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो हरिसेन। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो हरिसेन। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित की गई किसके द्वारा? गोरखगिरी किसके द्वारा विजित किया गया था? तो कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित किया गया था किसके द्वारा? तो यह विजित किया गया खारवेल के द्वारा। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 1/6 भाग। उपज का 1/6 भाग। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर कितना थी? तो 1/6। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा गया? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत। ठीक है, अप्रहत कहा गया बिना जोती हुई जंगली भूमि को। चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा की कब की थी? तो 518 ईस्वी में। संयुगन के द्वारा भारत की यात्रा की जाती है 518 में। हर्षवर्धन के समय कौन सा आया था? तो हर्षवर्धन के समय में आया ह्वेनसांग। ह्वेनसांग चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय में। योग, न्याय, सांख्य, वैशेषिक इसमें से इस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो वैशेषिक दर्शन ने। योग, न्याय, सांख्य और वैशेषिक में से किस दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैशेषिक दर्शन ने। नेक्स्ट है वर्धन वंश की स्थापना कहाँ थी? तो वर्धन राजवंश की स्थापना की पुष्यभूति के द्वारा। ठीक है, वर्धन राजवंश की स्थापना की गई किसके द्वारा? तो पुष्यभूति के द्वारा। हर्षचरित्र लिखा गया था बाणभट्ट के द्वारा। कवि बाणभट्ट निवासी था कहाँ का? तो पृथ्वीकूट गांव बिहार का। पृथ्वीकूट गांव बिहार का। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो वो था मथुरा। ह्वेनसांग की भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ा के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो वो था मथुरा। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विद्यालय में अपना अध्ययन किया था? वो नालंदा विश्वविद्यालय में। अधोलिखित कथन असत्य है। ठीक है, ह्वेनसांग एक चीनी बौद्धिक भुज। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का क्या कारण था? तो वो था मुसलमान बख्तियार खिलजी। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर बनी मूर्तियां किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो यह है गुप्त काल का। गुप्त काल का मंदिर अवशेष में प्रमुख है झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर। ठीक है, ये सभी गुप्त काल के मंदिर हैं। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के राज्य चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग। ठीक है, चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग। देखते हैं चोल वंश का संस्थापक कौन है? तो चोल वंश का संस्थापक है विजयालय। ठीक है, चोल वंश का संस्थापक है विजयालय। किस लिए फेमस था? तो यह ग्राम पंचायत के लिए फेमस था। ग्राम पंचायत या ग्राम शासन के लिए। वह मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य है जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है। वह कौन सा है? तो वह है चोल। ठीक है, चोल साम्राज्य फेमस किस लिए है? तो स्थानीय स्वशासन के लिए। नेक्स्ट है इस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो कदम राजवंश का। संगम, सुलुक, तुलुक वंश का उल्लेख संगम साहित्य में किसका नहीं हुआ है? तो कदम वंश का उल्लेख नहीं हुआ है।
संगम युग में उर्यूर किसके लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उर्यूर किसके लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? तो चेर ने। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे चेर ने। दक्षिण भारत के मंदिर के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? तो वो कहलाता था गोपुरम। दक्षिण भारत के मंदिर के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? तो वो कहलाते थे गोपुरम। यह मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। तो एकाम्बरेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो कांचीपुरम में एकाम्बरेश्वर मंदिर। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? तो राजा राज प्रथम के द्वारा। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो यह करवाया गया राजा राज प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट है सही सुमिलित। राष्ट्रकूट मलखेई राष्ट्रकूट मान्यखेट, राजधानी है मान्यखेट, ठीक है, राजधानी मान्यखेट। पांडवंश मदुरई, चेल, तंजावुर, होयसल, हेलीबेट। नेक्स्ट है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो ये है विशाखा दत्त। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन करते हैं। कुमार संभवम कालिदास के द्वारा लिखा गया। कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी के द्वारा। राजनीति का प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार लेखक की गई कामदंडक के द्वारा, ठीक है। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक है नीतिसार, लिखा गया किसके द्वारा? कामदंडक के द्वारा। कालिदास के कुमार संभव में इस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है। तो किसके जन्म की कहानी है? तो कार्तिकेय के जन्म की कहानी है। कुमार संभव में किसके जन्म की कहानी है? तो कार्तिकेय के जन्म की कहानी है। कीर्तार्जुनीयम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो यह लिखा गया भारवी के द्वारा।